दोस्तों, देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने वाली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, जिसके साथ करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, वो कैसे बनी स्पोर्ट फिक्सिंग का शिकार। जी हां, स्पोर्ट फिक्सिंग यानी मैच फिक्सिंग। आज भी आधे लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि मैच फिक्सिंग जैसी कोई चीज होती है, लेकिन आपको बता दूं कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके 11 साल बाद भी यानी 1994 में भी लोगों के जहन तक ये बात नहीं थी। उस समय तो लोग जानते भी नहीं थे कि स्पोर्ट फिक्सिंग जैसी कोई चीज होती है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं कि मैं गारंटी देती हूं आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आप तक आती रहे। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 1994 सितंबर में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आती है। सीरीज खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉर्न ने बताया कि पाकिस्तान के सलीम मलिक ने उनसे कहा था कि अगर वो पाकिस्तान में ही ये सीरीज हार जाएंगे तो उनके घर जला दिए जाएंगे और आप ये 2 करोड़ रुपए रख लीजिए, लेकिन ये सीरीज हार जाइए। तो ये बात शेन वॉर्न, टिम वे और मार्क टेलर ने अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बता दी। दोस्तों, ये बात शेन वॉर्न ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी बताई है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जैसे ये बात बाहर आई तो आम जनता बहुत भड़क गई। अब आप भी जानते हैं कि क्रिकेट को लोग कितना पूछते हैं, तो ऐसे में उनके इमोशंस को हर्ट करने वाली बात आ गई थी। तो ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तब पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने पाकिस्तान में अलग से कमीशन बनाया और कई इंसिडेंट्स को उठाकर इंक्वायरी स्टार्ट कर दी, ताकि पता चल सके कि सच में मैच फिक्सिंग हो रही है या नहीं। जिसके बाद दोस्तों, पाकिस्तान में इंक्वायरी बिठाई गई और इंक्वायरी में 2 लोगों के नाम सामने आए, सलीम मलिक और वसीम अकरम। सलीम मलिक पर तो लाइफ टाइम के लिए बैन लगा दिया गया, लेकिन वसीम अकरम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से उन पर कुछ केस नहीं चल पाया और वो बचकर निकल गए। और वहीं सलीम मलिक दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनके ऊपर कोई बैन लगा था, लेकिन 2008 में एक लोकल कोर्ट ने उन पर से वो बैन भी हटा दिया। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, कुछ टाइम के लिए चीजें शांत हुई, लेकिन 1997 में फिर से एक केस सामने आया। दोस्तों, आउटलुक मैगजीन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू ले रही थी और उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि आज से कुछ साल पहले यानी कि 1994 में जब श्रीलंका में एक सीरीज चल रही थी, तब उनके टीममेट ने उन्हें 25 लाख ऑफर किए थे मैच हारने के लिए। जिसके बाद बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी कि आईएस बिंद्रा ने कहा कि ये जो 25 लाख ऑफर किए गए थे, ये किसी और ने नहीं बल्कि इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने किए थे। जिसके बाद आम जनता आग बबूला हो गई और बीसीसीआई को इन्वेस्टिगेशन बिठानी पड़ी, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल यशवंत चंद्रचूड़ देख रहे थे। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अक्टूबर 1997 को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है, जिसका नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंडओवर किया गया, लेकिन ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया था। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चंस भी उठे थे कि सही से इंक्वायरी नहीं हुई है। दरअसल इस रिपोर्ट में चंद्रचूड़ जी ने मोटा मोटा ये कहा था कि लार्ज स्केल पर सट्टा खेला जा रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की है। जिसके बाद 2000 में जब साउथ अफ्रीका इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए, और जब ये सीरीज चल रही थी, तब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, जो इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से। तो इसी टाइम पर सलीम हथेली ने अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी, और ये दोनों ही बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने फिरौती देने के बजाय पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दी। तो दोस्तों, पुलिस ने एक प्लान बनाया कि ये जो सलीम हथेली कॉल कर रहा है, इसको कंटिन्यू करते हैं, ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां इनके लिंक्स हैं। और इस केस को इंस्पेक्टर ईश्वर हैंडल कर रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर ईश्वर को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। तो दोस्तों, ये जो नंबर था सलीम हथेली का, जिनसे वो बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, जिसे बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार, आपको बता दूं कि गुलशन कुमार जो टी सीरीज के मालिक थे, उनके भाई थे, और जिनकी मौत के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का नाम आया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने उनके फोन को भी टैप कराना शुरू कर दिया। काफी दिनों तक रिकॉर्डिंग सुनने के बाद 14 मार्च 2000 को पुलिस को एक रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है, हेलो हेंजी। तो उस फोन रिकॉर्डिंग पर जो रूम नंबर मेंशन था वो था 346, जो हेंजी के नाम से ही बुक्ड भी था। तो दोस्तों, यहाँ एक तरह से इन्वेस्टिगेशन किसी और चीज की हो रही थी और पुलिस के हाथ लग गई मैच फिक्सिंग। तो इस रिकॉर्डिंग में संजीव चावला और साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंजी की एक रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ती है, जिसमें हेंजी ने कहा कि डोंट वरी निकी, हर्शेल गिब्स और पीटर जो हैं वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से संजीव चावला ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा। फिर हेंजी ने कहा कि आप टेंशन ना लो, उस केस में भी इंडिया 250 से ज्यादा रन नहीं बना पाएगी। और अगले दिन मैच होता है, इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन ही बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है और हर्शेल 19 रन पर आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन और पीटर 1 ही रन बनाते हैं, और उसके बाद भी साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाती है। तो पुलिस सीरीज खत्म होने के बाद केस फाइल करती है और मीडिया में भी सारे सबूत दिए, जिसके बाद तो दोस्तों देश में हंगामा मच जाता है। वहीं हेंजी से पुलिस पूछती है तो वो मानने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद साउथ अफ्रीका इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर हेंजी कबूल करते हैं कि हाँ, उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी। जिसके बाद दोस्तों 15 जून 2020, जिस दिन सबसे बड़ा बॉम्ब फूटा इंडिया में मैच फिक्सिंग का, जिसमें नाम निकल कर आया मुकेश
मुकेश गुप्ता का। और हेनजी ने यही कहा कि मुकेश गुप्ता के कहने पर ही उन्होंने ये सब कुछ किया था। जिसके बाद मुकेश गुप्ता अंडरग्राउंड हो गए, काफी दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खोज निकाला और जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता वरना मुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन पुलिस के प्रेशर बनाने के बाद वो सारी चीजें डिटेलिंग में बताते हैं और जिसके बाद दो नाम निकलकर सामने आते हैं, अजय शर्मा और मनोज प्रभाकर। फिर दोस्तों सीबीआई इस पर इंक्वायरी करती है तो वो बताते हैं कि 1992 में जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज वाली डील हुई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे और 1994 में जो सिंगल कप में कपिल देव ने ही 25 लाख ऑफर किए थे मैच हारने के लिए। तो उन्होंने सारी बातें कबूल करी और ये भी बताया कि मुंबई के ताज होटल में एक लॉकर है जिसमें वो सारा कैश जमा करते हैं। जिसके साथ साथ दोस्तों सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इन सब के स्टिंग ऑपरेशन करे गए और इस तरह से बीसीसीआई को पता चला कि मैच फिक्सिंग एक्चुअली में हो रही है और 5 इंडियन प्लेयर्स और 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। बात फिर कुछ टाइम के लिए दब गई, लेकिन फिर आईपीएल 2013 में फिर से मैच फिक्सिंग का केस सामने आया और ये भी दोस्तों कोइंसिडेंटली ही सामने आया था। तो दोस्तों महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्ट के तहत सीबीआई ने 42 लोगों के ऊपर चार्जशीट फाइल करी। दरअसल इन पर एंटी इंडियन एक्टिविटी के इल्जाम थे जिसमें कई लोग पाकिस्तानी भी थे और मेन इसमें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और संदीप सैंडी थे। इन पर इंक्वायरी की गई जिसके बाद 2 नंबर निकलकर सामने आए, जो एक पाकिस्तान का था और एक दुबई का। जिसके बाद इन नंबरों की टैपिंग शुरू कर दी जाती है और रिकॉर्डिंग सुनकर पता चलता है कि श्रीसंत भी इस फिक्सिंग में शामिल थे। तो 15 मई 2013 की रात को पुलिस इनको पकड़ने निकलती है। ये दरअसल मुंबई के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में रुके हुए थे और जब पुलिस इनको पकड़ने इनके रूम तक पहुंचती है तो वहां ये अकेले नहीं होते। श्रीसंत के साथ साथ जीजू जनार्दन और 2 लड़कियां भी वहां मौजूद थी और साथ ही साथ 72,000 कैश उनके पास से बरामद भी किया गया। जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स के अजीत और अंकित को भी पुलिस अरेस्ट करती है इस फिक्सिंग के पूछताछ के सिलसिले में दोस्तों। जिसके बाद फिर से ट्रेसिंग होती है और नंबर निकल कर आता है दाऊद इब्राहिम का। जिसके बाद इस बात का खुलासा होता है कि ये जितनी भी मैच फिक्सिंग हो रही है ये पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं। तो दोस्तों लॉ की अगर बात करूं तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है फिक्सिंग के मामले में, स्पेशली कि आप इन सबूतों के रिकॉर्डिंग के मदद से ही किसी को सजा दिलवा दो और इसीलिए इन प्लेयर्स को सजा हुई भी नहीं और ये सब के सब छूट गए। तो दोस्तों ऐसी बातें जब हम सुनते हैं और स्पेशली क्रिकेट को लेकर जिसे लोग इंडिया में पूजते हैं, जिससे करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं, टीम अगर हार जाती है तो लोग खाना नहीं खाते, रोने लगते हैं। आप सोचो कि ऐसे चीजों में अगर हमें ये सब सुनने को मिलता है तो कितना दर्द होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।